और अब प्राइम टाइम में सबसे पहले वो खबर जो चोट पहुंचाने वाली है। ऐसी ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि आप तक पहुंचाएं कैसे। सरकारों के लिए किसी की मौत महज एक नंबर है, एक आंकड़ा है और उसे कम करने की कोशिश जरूर है, लेकिन तभी तक जब तक मुसीबत बरकरार है, क्योंकि वक्त बीता और फिर कानों में तेल डालकर सो जाना सरकारों की फितरत बन गई है और शायद हम भी बहुत जल्द भूल जाते हैं। लेकिन ये कोरोना काल जिन लोगों से किसी अपने को छीन ले जा रहा है, उनकी टीस, उनकी चीख कलेजा दहलाने के लिए काफी है। और आज बात उस लड़की की भी करेंगे जिसके एक वीडियो ने लोगों को जीने का हौसला दिया था और अब वही उम्मीद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। देखिए, आदमी का मुआ दिया बिना ऑक्सीजन बाहर, यही मोतिहारी सदर हॉस्पिटल। बेटे की लाश को शमशान तक ले जाना एक बाप के लिए कितना भारी पड़ता है, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल, लेकिन इस बाप के आंसुओं से इसका अंदाजा जरूर हो जाता है। ऑक्सीजन बाहर में बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया, ऑक्सीजन बाहर ना देना। एम्बुलेंस में बेटे की लाश पड़ी, जो बेटा इस शख्स के बुढ़ापे की लाठी था, उसी बेटे को मुखाग्नि देने जा रहा है। बेटा ऑक्सीजन की कमी से मर गया। जिंदगी की आखिरी उम्मीद चली गई। अब ये शख्स करे भी तो क्या करे। इसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और सरकार के लिए गालियां ही निकल रही हैं। कोई प्रभावित नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। हमारा बेटा के ऑक्सीजन बाहर मुआ दिया, हमारा बेटा के ऑक्सीजन बाहर मुआ दिया। कोई कहता है बेड नहीं खाली है, बेड नहीं खाली है। ये बूढ़ा बाप अपने बेटे की लाश के साथ चीख रहा है, सिस्टम को पुकार रहा है, जगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन सुशासन बाबू और उनके मंत्री कान में रुई ठूंसे बैठे। ऑक्सीजन बाहर में बेटा का मुआ दिया। बूढ़े बाप के दर्द का ये वीडियो आया है बिहार के पूर्वी चंपारण से। जिले के DCHC अस्पताल में भर्ती युवक की तबीयत बिगड़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा। इसके बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचते पहुंचते युवक की मौत हो गई। अब जिसका जवान बेटा मर गया, उस पर क्या बीती होगी ये कोई नहीं समझ पाएगा, और खुदा करे किसी को समझने की जरूरत भी ना पड़े। बेड नहीं खाली है। लेकिन सुन लो सरकार, तुम्हें इस बाप का दर्द समझना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चीख पुकार आपको सोने नहीं देगी। वो जीना चाहती, लेकिन जिंदगी हार गई। वो सांसें लेना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। वो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की डोर टूट गई। कोरोना से जंग के बीच इस महिला का वीडियो उम्मीद की एक किरण की तरह आई थी। कोरोना से अपनी जंग के बीच इस महिला ने देश के लाखों करोड़ों लोगों को जीने का नया जज्बा सिखाया था, लेकिन तकदीर को और ही कुछ मंजूर था। जो अपनी जिंदगी से इतना प्यार करती थी कि मौत के मुहाने पर भी जिंदा दिली की मिसाल पेश की। कोरोना ने उसके साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया का हौसला तोड़ दिया। मई को इस इसके बाद डॉक्टर ने 10 मई को ट्वीट कर जानकारी दी कि इस महिला को ICU बेड तो मिल गई है, लेकिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन फिर 13 मई को खबर आई कि जिस महिला के एक वीडियो ने दुनिया भर को हौसला दिया था,
वो हमारे बीच अब नहीं है। घर पर कलेजे का टुकड़ा मां के इंतजार में, लेकिन मां अब कभी नहीं आने वाली। मासूम को मां की गोद कभी नसीब नहीं होने वाली। कोरोना काल में जिस अस्पताल में मरीज अपनी जान बचाने जा रहा है, वहां बदइंतजामी की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन कुछ अस्पताल, कुछ स्वास्थ्य कर्मी जो ये भूल गए हैं कि वो इंसानों की बस्ती में रहते हैं। मरीजों के साथ जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये देखो, बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है। ये होगी यार, बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है। और क्या चाहिए इससे बड़ी बात? नहीं, बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है यार, ये जबकि हॉस्पिटल का काम है। कोरोना पेशेंट है, कर रहे हम तो नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है। अस्पताल के स्टाफ में इतनी भी संवेदना नहीं बची थी कि मरने के बाद शख्स के शरीर से ग्लूकोज के ड्रिप को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर हटा दिया जाए। ये तो बड़ी बात हो गई। ये नलिया मैडम, ये नलिया हटाओ, खोल देती देख लो। पापा की एक्सपायर डेथ हो गई है, तो हॉस्पिटल में कल रात को एक इंजेक्शन लगाया था 12-1 बजे। वो उस इंजेक्शन की वजह से मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने डॉक्टर को बोला भी था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ देखते देखते, और उसके बाद में ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, कमाने लग गया। देश में कोरोना लोगों की जान ले रहा है, अस्पतालों का हाल बेहाल है। ऐसे में कहां है सरकार, कहां है सिस्टम, कहां है वो हुक्मरान जो चुनाव के दौरान हमारी चौखट पर एक एक वोट के लिए झोली फैला रहे थे, हमारे साथ सदैव खड़ा रहने का, हमारे लिए सब कुछ कर गुजरने के वादे कर रहे थे। आओ सरकार, समय आ गया है, वोट की कीमत चुकाओ। अरे आओ तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और जैसा कि सरकारें दावा कर रही हैं, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सरकार आखिर कब तक ये झूठ बोलती रहेगी? क्योंकि आज हम इस झूठ के खिलाफ आपके सामने सबूत लेकर आए हैं। सबूत हैं वो लाशें जिन्हें खुद गोवा की राज्य सरकार ने गिना है और खुद माना है कि मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। देखिए उस अस्पताल का मंजर जहां जाने से भी इंसान अब डरने लगा है। कोरोना से तो किसी तरह बच जाएंगे, लेकिन सड़ चुके सिस्टम से नहीं बच पाएंगे। नंबर 147, 27 बेड नंबर कसे आहे पळय 23 वॉर्ड नंबर 23 बेडांतलो अशें एक सकाळी बरें आसलेले पेशंट आयज सडनली 12 ऑक्सिजन तांकां कमी जाता आनी कित्या खातीर आनी कितें कळना। टोटल अशे 6-7 जाण एकेच फावटी हांगासर डेथ जाले। केंद्र सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी से गोवा मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिनों में 75 मरीज बेमौत मर गए। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है सरकार? आणि हो सरकार सगळ्याक सांगता की सगळे सारखे सुरक्षीत चल्ला म्हणून, तुम्ही पळयात कशी परिस्थिती आयज ह्या वॉर्डान चल्ल्या ती। खंय तुमकां सरकाराक दया येना रे? गोवा मेडिकल कॉलेज के अंदर मौत तांडव कर रही है। पिछली 4 रातों से यहाँ मौत का कब्जा है। हर रोज ऑक्सीजन की कमी कोरोना मरीजों को लील रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज मौत का अड्डा बन गया। मग सांगता तुझ्या पर्यंत ही मेसेज हांव धाडूंक सोदता। पळय आयज तुजी भयण, तुजी आवय, तुजो भाव असो तळमळून ऑक्सिजना खातीर मेलो जाल्यार कितें जातलें रे तुका? तेन्ना पळय ही परिस्थिती आयज कितें जाल्या ती। गोवा मेडिकल कॉलेज में लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही मौतों ने अब राज्य प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है।
एक तरफ गोवा के मुख्यमंत्री लगातार यह दावा कर रहे हैं कि गोवा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं, लेकिन मृतक के परिजन और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार यह सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर पिछले 5 दिनों में 75 मौतें अस्पताल के अंदर ही कैसे हो गई। वहीं अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी भयावह हैं। किस तरह से मरीज स्टोर रूम के फर्श पर लेटे पड़े हैं और डॉक्टर बिल्कुल नदारद दिखते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट्स एडमिट हैं। ज्यादातर को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी इस कदर हावी है कि सांसों की डोर टूटती जा रही है। लापरवाह सिस्टम पहले भी चुप था, अब भी चुप है, और इस चुप्पी के बीच मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। पिछली 4 रातें इस अस्पताल में काल बनकर आई है। 10 मई को गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 26 मरीजों की मौत हो गई। 11 मई को 21 कोरोना मरीजों ने ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। 12 मई को ऑक्सीजन की कमी से 15 मरीजों की जान गई और 13 को यानी बीती रात लापरवाही ने 13 मरीजों की जान ले ली। 4 दिन में गोवा के अस्पताल में 75 मरीजों ने सिर्फ इसीलिए दम तोड़ा क्योंकि उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली। इतना बड़ा अस्पताल है, न यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, न मरीजों के लिए यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम है। यहाँ लापरवाही से मरीजों की मौत नहीं हुई है, बल्कि सड़ चुके सिस्टम ने इन मरीजों का मर्डर किया है। इंसान की जान बहुत सस्ती हो गई है। ना अस्पताल प्रशासन का इस लापरवाही पर मुंह खुला है और ना ही सरकार की तरफ से कोई भी बोलने को तैयार है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जागो सरकार, जागो, कुछ तो बोलो। भाजपा सरकार जो गोवा में है, जो निकम्मी है, जिन्होंने आज तक लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है सिवाय एक दूसरे के साथ लड़ने के, तो मांग करते हैं कि आपकी जो राजनीति है वो राजनीति अलग रखिए। ये राजनीति करने का अवसर नहीं है। अस्पताल के अंदर की तस्वीर देखेंगे तो रूह कांप उठेगी। कुछ मरीज हाँफ रहे हैं, कुछ कराह रहे हैं और कुछ की सांसें उखड़ रही हैं। एफिडेविट फाइल करता आयज तरी ह्या लोकांक वाटोवपाक प्रयत्न करात। मरीज के साथ साथ जिंदगी की जंग परिजन भी लड़ रहे हैं। अस्पताल के अंदर बेड पर मरीज है, जमीन पर भी मरीज है, स्ट्रेचर पर मरीज है, परिजनों की गोद में मरीज है, लेकिन न डॉक्टर, न नर्स और न ही जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। वीडियो बनाते हुए शख्स की आवाज बता रही है कि कोविड वार्ड के अंदर स्थिति कितनी भयावह है। आणि हो सरकार सगळ्याक सांगता की सगळे सारखे सुरक्षीत चल्ला म्हणून तुम्ही पळयात कशी परिस्थिती आयज ह्या वार्डान चल्ल्या ती। खंय तुमकां सरकाराक दया येना रे। हर सरकार की तरह गोवा सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए, कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन इससे होगा क्या? क्या मर चुके लोग जिंदा हो जाएंगे? क्या उनके परिजनों का दुख दर्द कम हो जाएगा? जागो सरकार, जागो। हाँ, हेमंत कांबळी सिरसयचो हाँ एफिडेविट फाइल करता। पिछली गलतियों से भी गोवा सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। ऑफिशियल कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक इशू है, तो सरकार ये भी बता दो कि इस लॉजिस्टिक इशू को दुरुस्त करना किसके हाथ में? जब सब कुछ मरीजों और उनके परिजनों को ही करना है, तो काहे की सरकार, काहे के मंत्री और काहे का ये सिस्टम? जब अस्पताल ही आम आदमी को चलाना है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कम से कम सरकार से, सिस्टम से उम्मीद तो नहीं रहेगी। अभी भी भगवान भरोसे जी रहे हैं, तब भी भगवान भरोसे ही जी लेंगे। दीपक दुबे, गोवा न्यूज़ 24।
इधर देश में कोरोना के अलग अलग रूप जहां नई मुसीबत साबित हो रहे हैं, तो वहीं कोरोना की वजह से सामने आ रही है कई सारी परेशानियां, अलग अलग बीमारियां, जिन्होंने एक अलग खौफ पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और यूपी में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद पब्लिक और प्रशासन सख्ते में है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बीमारी से डरने की नहीं, हाँ सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि मिल गई है इस बीमारी की दवा। इस घातक बीमारी से बचने के लिए किन बातों का ऐसे में ख्याल रखना जरूरी है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना जान भी ले रहा है और मरीजों को अंधा भी बना रहा है। कोरोना अपने साथ म्यूकोरमाइकोसिस नाम की आफत लेकर आया है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी एक किस्म का ब्लैक फंगस जो कोरोना को हराने वाले मरीजों की आंखों का दुश्मन बन गया है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की ये आफत धीरे धीरे कई राज्यों में फैल गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में कई मरीज म्यूकोरमाइकोसिस से अपनी आंखों की रोशनी और जान तक गंवा चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता, बचा जा सकता है अगर वक्त रहते ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन लिपोसोमल मिल जाए। पहले देश भर में करीब 30,000 लिपोसोमल इंजेक्शन की मांग होती थी, लेकिन अब ये बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई है। यही वजह है कि दवा कंपनियां दिन रात लिपोसोमल इंजेक्शन बना रही हैं ताकि दवाई की कमी को पूरा किया जा सके। लिपोसोमल इंजेक्शन ब्लैक फंगस के मरीज के लिए रामबाण है। इसी रामबाण की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता उस कंपनी में पहुंचे जहां ये इंजेक्शन बनता है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस समय ब्लैक फंगस में वो लिपोसोमल इंजेक्शन का है और इसकी जो 30,000 पर डे बनती है लिपोसोमल पूरे देश की बात करें तो, लेकिन इस समय जो मांग है वो 3 लाख की आ गई है। तो समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है वो लिपोसोमल की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो जर्मनी से आता है और वही रॉ मटेरियल इसमें लगता है जो कि वैक्सीन बनाने में लगता है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं लोगों के सामने वो कम नहीं हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ऐसी कंपनियां भी हैं जो बिना छुट्टी के काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे स्टाफ हैं जो वीकली ऑफ तक नहीं ले रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि ये जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी हो जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर में म्यूकोरमाइकोसिस के केस में तेजी से इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी है इसके लक्षण के बारे में जानना। आंख नाक के आसपास दर्द और लालपन, बुखार, सिर दर्द, कफ, सांस लेने में कठिनाई, रक्त के साथ उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव, नाक बंद, गालों की हड्डियों में दर्द, चेहरे पर एक तरह का सूजन, दांतों में दर्द, कमजोरी और छाती में दर्द। ब्लैक फंगस के इन्हीं लक्षणों के दिखने पर मरीज को सबसे पहले लिपोसोमल इंजेक्शन की जरूरत होती है। यही वजह है कि तेजी से इस इंजेक्शन को बनाया जा रहा है। हालांकि कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने में सबसे बड़ी मुश्किल रॉ मटेरियल की आ रही है, जो जर्मनी से आता है। एक अंदेशा ऐसा है कि एवरेज पूरे देश में जहाँ पर भी ये लिपोसोमल बन रहा है कि टोटल 30,000 पर डे के एवरेज में बन रहा है। हालांकि एक दिन में ये दवा बनती नहीं, एक दवा बनाने के लिए 5 से 7 दिन लगता है एक बैच बनाने के लिए, लेकिन एवरेज देखा तो 30,000 तक बनती है, लेकिन रिक्वायरमेंट 3 लाख वायल की है। तो एक अंदेशा है, कहीं स्टैटिस्टिक्स इसका ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन एक अंदेशा है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है, आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैठी हुई है, वो लोग इसके पीछे लगे हैं। इसका रॉ मटेरियल जो जर्मनी से आता है उसके पीछे लगे हुए, इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूर्ति बहुत ही जल्दी तरीके से हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। कमला लाइफ साइंस लिमिटेड में म्यूकोरमाइकोसिस इंजेक्शन बनाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि पूरी सावधानी से इसकी पैकिंग भी हो रही है। इस इंजेक्शन के साथ कंपनी में रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। मरीज को लिपोसोमल की डोज ज्यादा लेनी होती है, इसलिए मरीज भले ही अभी कम हो, लेकिन इंजेक्शन की मांग ज्यादा हो गई है। छोटी सी शीशी में दिख रही ये दवा ब्लैक फंगल को मारने का अचूक हथियार है, और इसी अचूक हथियार को बनाने के लिए अब कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं। इंद्रजीत सिंह, मुंबई न्यूज़ 24। कोरोना को हराने के लिए बस एक ही हथियार है और वो हथियार है वैक्सीनेशन। और अब इसी वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने आ रही है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वैक्सीन की डोज अगले हफ्ते से मिलने लग जाएगी
और इसका दाम भी तय हो चुका है। लेकिन ये वैक्सीन कैसे भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अलग है, इस वैक्सीन को लेकर क्या चुनौतियां आने वाली हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 1000 रुपए, जी हाँ 1000 रुपए। अगर आपको स्पुतनिक वैक्सीन लगवानी है तो यही कीमत चुकानी होगी। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने इसकी कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए है। इसमें 5% जीएसटी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि 948 रुपए के अलावा 47.40 रुपए जीएसटी चार्ज जोड़ा जाएगा। इस तरह एक डोज की कीमत होगी 995.40 रुपए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि स्पुतनिक वैक्सीन की ये कीमत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक ही है या फिर इसमें कोई ब्रेक है, जैसा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में हमें देखने को मिला था। साथ ही एक और कंफ्यूजन बना हुआ है, जिस तरह कोविशील्ड और कोवैक्सीन में 50% डोजेज केंद्र सरकार ने प्रोक्योर किए थे, तो क्या स्पुतनिक के मामले में भी यही नियम लागू होगा? स्पुतनिक की कीमत को लेकर कंपनी का ये भी बयान आया है कि आने वाले दिनों में स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाला है, जिसकी कीमत कम होने की संभावना है। डॉक्टर रेड्डीज लैब भारत में 6 मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि जनता को ये मिलेगी कब से, क्योंकि स्पुतनिक की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंच गई थी। इसके बाद 3 मई को हिमाचल के CDL यानी सेंट्रल ड्रग्स लैब भेजा गया। यहाँ वैक्सीन की एफिकेसी, टॉक्सिसिटी और स्टेरिलिटी को टेस्ट किया जाता है और 13 मई को इसे हरी झंडी दे दी गई। CDL से अप्रूवल मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक का पहला डोज भी लगा दिया। हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लैब की ग्लोबल हेड कस्टम फार्मा सर्विस को स्पुतनिक का पहला डोज दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि स्पुतनिक अगले हफ्ते से आम आदमी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम the information that's available to us. To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 6 months, or 5 months actually, will be made in India, for India, for people of India. अगस्त सितंबर तक स्पुतनिक वी के 15.6 करोड़ डोज आने वाले। स्पुतनिक की एफिकेसी रेट 91.6% है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि इसे स्टोर करने के लिए -18 से -22 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। अभी हमारी जो है 2.5 मिलियन पर दिन वैक्सीन बन रही है, चाहिए 12 मिलियन। तो इसको हम इस कमी को कैसे इसकी पूर्ति की जाए? तो एक तरीका तो यह है कि बाहर से ये वैक्सीन मंगाई जाए। तो ऐसा भी किया जा रहा है कि स्पुतनिक वैक्सीन है वो जो आ जाएगी अगले हफ्ते तक, मुझे ऐसा विश्वास है, मैंने सुना है, तो वो भी हमारे देशवासियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जो वैक्सीन हमारी जिस वायल में आ रही है उसको एक पर्टिकुलर हमको एक तापमान पे रखना होता है, तो उसकी स्टोरेज हम ठीक प्रकार से कर सकें ताकि कहीं खराब जगह पे रह के वो बेकार ना हो जाए और लगाए भी तो उसका फायदा ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इसका ध्यान रखेंगे, यदि हमारे सारे देशवासियों को वैक्सीन मिल जाएगी तभी हम कोरोना से निजात पा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। इस वक्त देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को लग रही है और इसको स्टोरेज करने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। स्पुतनिक वी को -22 डिग्री सेल्सियस में ही स्टोर किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के गांवों में और शहरों में क्या -22 डिग्री सेल्सियस के स्टोरेज कैपेसिटी है? स्पुतनिक का भारत में आना उम्मीद की एक किरण तो जरूर है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। वैक्सीन की तरह ही जनता को इन सवालों के जवाब का भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
इधर कोरोना के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अमेरिकी संस्था CDC ने ऐलान कर दिया है कि जिसने भी कोरोना की दोनों डोजेस ले ली हैं उनके लिए अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अमेरिका में मिली इस कामयाबी के बाद हिंदुस्तान में एक अलग बहस शुरू हो गई है। बहस ये कि क्या भारत में भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मास्क हट जाएगा या हटाया जा सकता है? क्या भारत में भी अमेरिका का नियम लागू होगा? 2 डोज बाद अमेरिका मास्क फ्री, 2 डोज बाद भारत में क्यों जरूरी? अमेरिका में मास्क का नियम फिक्स, भारत में कितना है रिस्क? It's vaxxed or masked. यहां बाइडेन ने मास्क हटाने का ऐलान किया और उधर अमेरिका में खुशी की लहर दौड़ गई। साल भर से भी ज्यादा वक्त से मास्क के पीछे लोगों की मुस्कान दिखने लगी। लेकिन बाइडेन ने ऐलान किस आधार पर किया? क्या वाकई अमेरिका में कोरोना का खतरा खत्म हो गया है? Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention and the CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. This recommendation holds true whether you are inside or outside. I think it's a great milestone, a great day. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans. अमेरिका को मास्क से मुक्ति मिलने के बाद अब भारत में भी ये डिबेट छिड़ गई है कि क्या भारत में भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मास्क पहनना क्यों जरूरी है? क्या भारत में भी अमेरिका का ये नियम लागू हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई पहलुओं को समझना होगा, जिनमें से सबसे पहला है वैक्सीन का एफिकेसी रेट। अमेरिका में इस वक्त 2 वैक्सीन लग रही हैं, मॉडर्ना और फाइजर। इन दोनों वैक्सीन की एफिकेसी रेट 95 से 99% है। वहीं भारत में जो 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रही है, उनकी एफिकेसी रेट है 70 से 75%। एक्चुअली अगर हम अपने 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें तो इतना लेवल घट जाएगा कि वो फिर वायरस जो है वो ट्रांसमिशन उसका रुक जाएगा। तो उस वक्त चाहे 60% एफिकेशियस और 70% एफिकेशियस हो, ट्रांसमिशन अगर रुक गया तो फिर वो खतरा नहीं रहेगा। सो इसलिए हमको वो लेवल पहुंचना पड़ेगा। अमेरिका वगैरह और उनके यहाँ जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 95 to 99% एफिकेसी है, बोथ फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन, यही उनके दोनों लग रहे हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिससे अमेरिका में वैक्सीनेशन के 2 डोज लेने वालों को मास्क हटाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की आबादी है करीब 33 करोड़। इनमें से करीब 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं, यानी 36% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जहां 130 करोड़ की आबादी है, वैक्सीन के दोनों डोज पाने वालों की संख्या है 4 करोड़, यानी देश के सिर्फ 3% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। इससे यह समझ में आता है कि अमेरिका में ऐसे कम ही लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। इंडिया में अभी तक करीब 17 करोड़ को ही हमने वैक्सीनेट किया है, उनमें भी ढेर सारे जो है सिंगल वैक्सीनेटेड है। सो हमारे यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन अभी अनवैक्सीनेटेड है और हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो भी बड़ा कम है जिनको जो कि वैक्सीनेट हुए हैं। उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी वैक्सीन 60 से 70% एफिकेशियस है। अमेरिका में वैक्सीनेट हो चुके लोगों को मास्क से आजादी देने के पीछे एक बड़ी वजह वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो है। दरअसल अमेरिका की जनता मास्क पहनने की पाबंदी को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानती है। ऐसे में एक बड़ी आबादी मास्क के नियम के खिलाफ थी। सरकार पर भी प्रेशर था कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाकर इस नियम में ढिलाई दे। जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है वहाँ
बहुत रेजिस्टेंस है मास्क के ऊपर। वो कहते हैं ये उनके पर्सनल फ्रीडम के खिलाफ है। सो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने ये बोला है कि मास्क आप ना पहनो अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो। बट वहाँ भी बहुत डिबेट स्टार्ट हो गई है और वो डिबेट यही बोलती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन वैक्सीनेटेड है कौन अनवैक्सीनेटेड है। यानी ये समझना मुश्किल नहीं कि अमेरिका और भारत के हालात कितने जुदा हैं। ऐसे में अमेरिका में लागू इस नियम के बाद कोई भी हिंदुस्तानी दोनों डोज लेने के बाद बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की भूल कतई नहीं करे। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।